Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of Daily News Analysis. Today is 10th of March 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So let's start with some important topics और आज के सेशन में we will also discuss two editorials from the Hindu and uh, along with other important issues. So let's start with the first important issue, that is Madhav National Park becomes India's 58th टाइगर रिजर्व. मीन्स जो माधव नेशनल पार्क है ये अब इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है. Whenever you find such kind of news when there is any new national park being added to the existing list, then we make sure that you have certain facts about that important news, because ऐसे वाले पॉइंट से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज ये पार्ट है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, या जो स्पीसीज होती हैं बहुत सारी उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है. इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. यहाँ से कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस रेज होते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द नेम ऑफ द पार्क इज माधव नेशनल पार्क और इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश में है ये, तो स्टेट आपको पता रहना चाहिए. नेक्स्ट, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने किया है. अब आपको क्या करना है, काम करना है कि यूनियन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसका आपको फुल नेम सर्च करना है. कई बार पूछा गया है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का कंप्लीट नेम क्या है. सो आप देखिएगा उसमें एक बड़ा सा नाम आपको दिखेगा, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा. और इसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव. माधव नेशनल पार्क अब मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व हो जाएगा. इट मींस नाउ मध्य प्रदेश हैज 9 टाइगर रिजर्व्स. तो टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं अब मध्य प्रदेश में. और मध्य प्रदेश और कर्नाटका इंडिया के दो ऐसे टॉप स्टेट्स हैं जहां पर टाइगर्स का नंबर है वो काफी अच्छा है. इसका जो स्टार्ट हुआ था माधव टाइगर रिजर्व जो अभी बनाया गया है 2023 में, यहाँ पर कुछ नए टाइगर्स को इधर उधर से ला करके, अदर जो टाइगर रिजर्व से ला करके यहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था, बिकॉज यहाँ पर टाइगर्स का जो नंबर था वो 0 हो गया था. तो बाहर से ला करके यहाँ पे टाइगर्स को री इंट्रोड्यूस किया गया था. और अभी यहाँ पर सीएम कह रहे हैं मध्य प्रदेश के दैट इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस more tigers in the this national park, that is माधव टाइगर रिजर्व. अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि इसी से रिलेटेड है कि अभी रिसेंटली नेशनल जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसका चेयरमैन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन बना था, बिकॉज अभी उसकी रिसेंटली मीटिंग हुई है. तो नेशनल जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसका चेयरपर्सन कौन होता है, और वो भी कैसा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन. तो इसको भी आपको अभी सर्च कीजिए और देखिए कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है, उसको आपको नोट कर लेना है. यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए बनता है. नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, और उससे पहले देखेंगे हम कि इसकी लोकेशन कहां पर है. तो ये मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश के मैप पर मध्य प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं वो आप यहाँ पर लोकेशन पे देख सकते हो. इधर आपकी मध्य प्रदेश के साइड में अरावली रेंज है. ये वही अरावली रेंज है जो गुजरात से और दिल्ली तक आती है, बीच में राजस्थान हरियाणा होते हुए. तो इसको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, इधर आपकी विंध्य रेंज है, इधर आपकी सतपुड़ा रेंज है. ठीक है, यहाँ आपकी हो जाती है ये सतपुड़ा रेंज. तो ये भी सब मध्य प्रदेश के अंदर ही है. बाकी देयर आर डिफरेंट नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश और उनके नाम काफी फेमस हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो एक तो ये फेमस है पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना नेशनल पार्क. ये वही पन्ना है जहां पर इस रीजन में
डायमंड की माइनिंग की जाती है। आपने एक गाना भी सुना होगा, कभी पुराना एक गाना हुआ करता था कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना। तो ये वही पन्ना है, यहीं पर माइनिंग होती है डायमंड्स की। ठीक है। नेशनल पार्क एक और है, दैट इज संजय नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एक है आपका कान्हा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस है। एक और है पेंच नेशनल पार्क। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल पार्क हैं एटलीस्ट कौन कौन से? माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क। ये कहां पर है सारे के सारे? ये मध्य प्रदेश में है। तो इनको आप नोट कर लीजिए, यहां से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर, और ये न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड। ये क्या है? हुआ ऐसा है कि जो ट्रंप हैं उन्होंने डायलॉग का प्रपोजल दिया है, किसके लिए? ईरान के लिए। एक्चुअली जब जो बाइडेन गवर्नमेंट में थे, व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उस समय पर जो न्यूक्लियर की डील थी, मींस यूएसए और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर की डील होने वाली थी। इश्यू ये है इसका बैकग्राउंड का कि ईरान जो है वो चाहता है कि उसका जो न्यूक्लियर का एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो चलता रहे। अच्छा, अब उससे डर है बाकी कंट्रीज को, स्पेशली यूएसए को और इजराइल को, कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहा तो वो ऐसा न्यूक्लियर एनरिच कर लेगा, प्योरीफाई कर लेगा, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सके। तो अभी तक की सिचुएशन में वेस्ट एशिया में किसी भी कंट्री के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो पूरे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को वो अफेक्ट करेगा, अपनी कंट्रोल में ले लेगा। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल के अगेंस्ट में, इजराइल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई कंट्री, और वो भी उस पे ईरान, उसके पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाए। बिकॉज न्यूक्लियर वेपन अगर ईरान के पास में आए तो सीधा सीधा जो खतरा होगा वो होगा इजराइल को। ठीक है। तो उस सबको रोकने के लिए क्या हुआ था कि यूएसए ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, उनकी कंपनीज पर, उनके लोगों पर, या ऐसे कंट्रीज पर जो सैंक्शंस लगाए कि जो भी कंट्री ईरान के साथ में कुछ भी व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, कोई भी फाइनेंशियल रिलेशंस रखेगा, तो यूएसए उनके साथ में रिलेशन नहीं रखेगा। तो इस समय पर जो ईरान है वो फाइनेंशियली, या मैं कहूं कॉमर्स के या ट्रेड के फील्ड में लगभग आइसोलेट किया जा चुका है। और ये जो न्यूक्लियर डील है, स्टार्टिंग में जब ये अपने थोड़े से अपर लेवल पर थी, इसमें चांसेस थे कि ये डील शायद जो है फाइनल हो जाएगी। लेकिन ट्रंप उस समय पर जब प्रेसिडेंट थे, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट 2018, तो उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही उस डील को लगभग मींस रिबफ कर दिया था, उसको सैबोटेज कर दिया था। तो वो डील वहीं पर खत्म हो गई थी। हुआ ऐसा था कि जो ट्रंप है वो जो है ईरान को या वहां के आसपास के जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनको लगभग धमकी भरी भाषा में वो बात करते हैं। तो उसकी वजह से जो कंट्री है, उनके लीडर्स हैं, वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम भी किसी कंट्री, हमारा भी देश एक देश है, नेशन है, नेशनल जो है हमारे इंटरेस्ट है, हम भी एक स्टेट है। तो कोई भी दूसरी गवर्नमेंट का जो लीडर है वो हमको धमका कैसे सकता है, हमको हमारे साथ में ऐसे कैसे डील कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जितना प्रेशर बनाया तो ईरान की तरफ से उतना ही रेसिस्टेंस दिखाया गया, तो अल्टीमेटली डील खराब हो गई। अब हुआ क्या है, करंट में ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर लिखा है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके लिए कि भाई आप इस डील को चलो रीनेगोशिएट करते हैं, अदरवाइज यू शुड बी रेडी फॉर मिलिट्री एक्शन। तो फिर से मींस आप रीनेगोशिएट तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन ईरान को धमका रहे हैं। और इसका पर्पज क्या फिर हुआ और इसका रिजल्ट क्या होगा, उन सारे पॉइंट्स पर एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि डोनाल्ड ट्रंप हु सैबोटेज 2015 की जब ये स्टार्ट हुई थी, जिसको जेसीपीओ बोला गया था, जेसीपीओ बोला गया था। ठीक है, नाम था इसका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ईरान की डील इसको कहा जाता है पॉपुलरली ईरान न्यूक्लियर डील। जब ट्रंप जो है अपनी फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट बने थे 2017 से 21 के लिए, तो उन्होंने इस डील से अपने आप को बाहर कर लिया था। हालांकि इस डील को पहले जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे
तो उन्होंने इस डील को साइन करवाया था, लेकिन ट्रंप ने उसमें से डील में से अपने आप को हटा लिया था, मतलब यूएसए को हटा लिया था। ठीक है, तो जब इन्होंने हटाया तो उस समय इन्होंने प्रेशर बनाया किस पर, ईरान पर, तो ईरान ने उसका रेसिस्टेंस की फॉर्मेट में जवाब दिया। अभी लास्ट वीक क्या हुआ है, उन्होंने एक लेटर लिखा है उस डील को ओपन करने के लिए, और फिर धमकी भी दी है कि अदरवाइज मिलिट्री एक्शन आपके अगेंस्ट में हो सकता है। अब इसका होगा क्या कि अगर आप किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को ललकारोगे, उसको आप चैलेंज करोगे, तो फिर बदले में वही जवाब मिलेगा, रिजेक्शन। तो ईरान के लीडर ने उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ में ये भी कहा है कि सम बुलिंग गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन टॉक्स नॉट टू रिजॉल्व द इश्यू बट टू इम्पोज देयर डील्स। उन्होंने कहा कि कुछ गवर्नमेंट हमको बुली करना चाहती है, अपने आप को बुली की तरह दिखाते हैं, और वो रीनेगोशिएट इसलिए नहीं करना चाहते कि उनको किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, बट दे वांट टू इम्पोज देयर डील, मतलब अपनी कंडीशंस को, अपनी डील्स को हमारे ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। और एंटायरली सरप्राइजिंग तो नहीं था उनका ये जो रिएक्शन था ईरान का, रिजेक्ट कर दिया, बोला हम ये डील भी आपकी तरफ से ऐसे साइन करने वाले नहीं है। तो यहां से कई बार ये देखने को मिल रहा है कि जो ईरान की गवर्नमेंट है वो है, अब वो थोड़े से स्पेप्टिकल हैं ऑब्वियस रीजंस की वजह से। क्यों? कि जो ट्रंप इस डील को पहले रिजेक्ट करवा चुके थे, अब वही दोबारा से क्यों उसको जो है रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर, तो ईरान रिस्पोंडेड विद मैक्सिमम रेसिस्टेंस, एस्केलेटेड रीजनल टेंशंस। अब ऐसा पहले भी हुआ था कि जो रीजन में टेंशंस हैं पहले भी इंक्रीज हुई थी, चाहे वो ईरान इराक के बीच में हो, ईरान और इजराइल के बीच में हो, या ईरान और सऊदी अरबिया, तो उस पूरे रीजन में टेंशंस एस्केलेट हो गई थी पहले भी, और वो एस्केलेशन हमें फिर से देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यूएसए जिस तरीके की टेक्निक्स यूज कर रहा है उस तरह से। दूसरा कहते हैं कि होप दैट न्यूक्लियर डील कुड बी रिव्यूड एंड रिवाइव्ड अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिड नॉट हैपन। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को, पहले मैं वही बता रहा हूँ, जब जो है रिजेक्ट कर दिया था, तो लोगों की उम्मीद थी, पॉलिटिशियंस की, कंट्रीज की, कि शायद ये जो बाइडेन के टाइम पे रिवाइव हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आज तक नहीं हो पाया। अब देखो हो क्या रखा है कि ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है, और यूएसए को लग रहा है कि ईरान अभी इस समय पर जब सबसे ज्यादा वीक है, तो उस पर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना इजी होगा। क्यों? एक तो इजराइल का वॉर जो हमास के अगेंस्ट में हुआ, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में हुआ, और इनके सपोर्ट में कौन था? ईरान। तो ईरान काफी कमजोर स्थिति में इस समय दिख रहा है। इधर जो सीरिया का लीडर था, ठीक है, बशर अल असद, वो भी ईरान के इशारे पर चलता था, ईरान प्रो ईरानियन गवर्नमेंट का लीडर था वो, तो वो उसका रेजिम चेंज हो गया, वहां की गवर्नमेंट वहां से खत्म हो गई, तो ईरान फिर से इस साइड से भी हमें कमजोर दिखाई दे रहा है। तो ईरान का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो अभी इस रीजन में, पूरे रीजन में डाउन दिख रहा है, और यूएसए शायद इसी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएस अब वो क्या कह रहा है कि यूएसए वांट्स टू रिजॉल्व द न्यूक्लियर प्रॉब्लम एंड ईरान वांट्स टू लास्टिंग इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रेप्रीव्स। इधर यूएसए चाहता है कि वो न्यूक्लियर डील साइन हो जाए, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के चांसेस हैं ईरान के, वो खत्म हो जाए। इधर ईरान के भी अपने इंटरेस्ट हैं, ईरान चाहता है कि अगर ये डील साइन हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो बंद हो जाएंगे, तो ईरान की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, उसके कंट्रीज, उसके जो कंपनीज हैं वो भी अदर कंट्रीज के साथ में ट्रेड कॉमर्स कर पाएंगे। तो फायदा तो दोनों ही कंट्री का है, लेकिन देयर इज ए स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी टू रिज्यूम डायलॉग, और इसी वजह से क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर दोनों ही लीडर्स का ईगो अगर बीच में आ गया, तो फिर ये डील फिर से खराब हो जाएगी। हालांकि ईरान को ये सोचना चाहिए कि उसको कोई हार्म नहीं है, नो हार्म इन द इरानियंस गिविंग इट अ सेकंड चांस। अगर ईरान इसको सेकंड चांस देता है, तो उनका पर्सनली उस कंट्री का कोई लॉस तो नहीं है, अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो। हाँ, अगर रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, इंसल्ट, इन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाएगा, इन फैक्टर्स को, तो हो सकता है ये डील फिर से खराब हो जाएगी। ये तो था आज का जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट है इंडिया विंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो इंडिया कल
जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसको विन कर चुका है, बहुत अच्छे से विन किया था। अब यहाँ से आपके लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्या पॉइंट है जो एग्जाम के लिए आपको देखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये मैच कहाँ हुआ था, तो ये हुआ है दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, इंडिया का जो अगेंस्ट में जो टीम थी वो कौन सी थी, न्यूजीलैंड की थी। इंडिया का इस मैच में कैप्टन कौन था। आईसीसी जो ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी है, ये फर्स्ट टाइम कब कहां पर खेली गई थी, फर्स्ट टाइम किस ईयर में हुई थी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमेशा स्पोर्ट्स से आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार आप ये भी देख सकते हैं कि आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसमें टोटल जो प्राइज होता है वो कितना होता है, जीतने वाली टीम को कितना पैसा मिलता है। ऐसे फैक्टर्स को भी आपको क्या करना है, जो है नोट कर लेना है, बिकॉज वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। बाकी रोहित शर्मा या शुभमन गिल इन्होंने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छे से इन्होंने मैच को जिता दिया। इनके पास में ओवर भी बचे हुए थे, 4 विकेट वगैरह का इन्होंने एक जो है गैप रखा, तो बहुत अच्छे से इन्होंने प्ले किया अपना। नेक्स्ट है फिर प्रोग्रेस ऑफ वुमेन इन लॉ इन इंडिया। ये भी द हिंदू का एक और एडिटोरियल आर्टिकल है और ये है आपका कि 1924 से अगर हम बात करें तो उस समय से लेकर के, या मैं कहूं कि लास्ट 100 इयर्स का उन्होंने एक आइडिया लगाया है कि जो लॉ है उसमें विमेन की कितनी प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो एडवोकेसी के फील्ड में हो या वो जुडिशरी में हो, तो कितनी महिलाएं अब तक इस फील्ड में आ चुकी हैं और सक्सेसफुली अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, है ना, फॉर द सेक ऑफ लॉ, उन सब के लिए। तो ये आर्टिकल बात करता है, सबसे पहले यहाँ पे बात करता है कि लास्ट 100 इयर्स में वुमेन ने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है लॉ के फील्ड में। ये बात करते हैं कि इंडिया की पहली जो वुमेन थी जो लॉयर बनी थी वो थी कॉर्नेलिया सोराब जी। और कब बनी थी ये, 1924 में इनको पहली बार प्रैक्टिस करने का परमिशन मिला था। उसके बाद बहुत सारी महिलाएं हैं, आज सीनियर एडवोकेट भी हैं और हायर जुडिशरी में भी हैं और लोअर जुडिशरी में भी बहुत अच्छा खासा नंबर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर ये आगे बात करते हैं कि भाई अब हम ये देखें कि ओवरऑल अगर हम हायर जुडिशरी की बात करें, हायर जुडिशरी मींस हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बारे में ये डेटा प्रोवाइड कराती हैं कि अभी तक हायर जुडिशरी में ओनली 14.27% जजेस हैं जो कि विमेन है या जो कि महिलाएं हैं। तो हाई कोर्ट्स में टोटल 764 जजेस हैं, जिसमें से ओनली 109 जजेस क्या हैं, वो विमेन हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल देते हैं 8 हाई कोर्ट्स का, मतलब इंडिया के 8 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर केवल एक वुमेन जज है, मींस उन 8 में एक एक वुमेन जज हैं, जबकि बहुत बड़ा नंबर होता है लेकिन वहां पर 1 है। फिर ये कहते हैं कि उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये ऐसे 3 कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं जो है उत्तराखंड का हाई कोर्ट, मेघालय का, त्रिपुरा का, उनमें कोई भी महिला जज नहीं है, देयर इज नो वुमेन जजेस। फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जांपल देते हैं कि देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट हाई कोर्ट है, सबसे ज्यादा जजेज उसी में है, लेकिन उस पूरे में ओनली 3 वुमेन जजेस हैं। ठीक है, ओनली 2%। इतनी बड़ी नंबर अगर हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें से केवल 3 जज क्या है, महिला जज हैं। ठीक है, फिर ये एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रॉब्लम तो इन्होंने दिखा दी कि नंबर्स की कमी है, कि जो विमेन जजेस हैं हायर जुडिशरी में बहुत कम है। दूसरा उसके पीछे एक चीज और ऐड करते हैं ये कि जो महिला जजेस जब बनती हैं तो उनको काफी लेट ईयर्स में उनको जजेस अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि जो पुरुष हैं, ठीक है, उनको एवरेज एज जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं तो उनकी एवरेज एज 51.8 ईयर्स होती है, जबकि महिलाओं की 53 ईयर्स की एज होती है। तो मींस अपॉइंटमेंट के बाद जो प्रमोशन के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? जब आप बहुत ही ज्यादा लेटर ईयर्स में आकर के ज्वाइन करोगे तो जब तक आप चीफ जस्टिस बनो, है ना, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो, तब तक आपकी एज जो होती है वो निकल जाती है, तो आप ओवर एज हो जाते हैं। इसलिए महिला जजेस चीफ जस्टिस नहीं बन पा रही हैं या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पा रही है, इनका कहना है। फिर ये गुजरात हाई कोर्ट का एग्जांपल लेते हैं कि ये ओनली हाई कोर्ट है इंडिया का
किसी भी स्टेट का जहां पर कोई चीफ जस्टिस महिला है। तो हमारे पास में इतने सारे स्टेट्स हैं, लेकिन उनमें से केवल एक हाई कोर्ट है जहां पर महिला जो है उस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस समय केवल 2 महिला जजेस हैं। एक है ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्ना और एक है जस्टिस बेला त्रिवेदी। ये 2 हैं। जबकि ये कहते हैं कि बेला त्रिवेदी भी आने वाले टाइम में जून में रिटायर हो जाएंगी, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज बचेंगी पास। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि नो वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट सिंस 2021। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक टोटल 28 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, लेकिन उनमें से एक भी वुमेन को सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाया गया है। फिर ये कहते हैं लास्ट 75 ईयर्स में अभी तक केवल एक बार ओनली वन वुमेन हैज बीन एलिवेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बार टू द सुप्रीम कोर्ट। मींस जो बार काउंसिल होती है उसमें से एवरी ईयर जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है, मींस अमंग द एडवोकेट्स में से। लेकिन लास्ट 75 ईयर्स में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया हो, जबकि अब तक 9 ऐसे लोग हैं, मैन हैं, जिनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और एक महिला को अब तक ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर इनका इंडिकेशन ये है कि भाई जब आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को जब वहां पे आप जज बनाते हैं तो महिलाओं का भी नंबर होना चाहिए। बैरियर्स फॉर वुमेन इन द जुडिशरी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। तो पहला कहते हैं ये कि एक तो इनसफिशिएंट एलिजिबल वुमेन। कौन कहता है ये वो जजेस या वो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहती है कि ये अगर कम है, महिलाएं कम है, विमेन कम है जुडिशरी में, तो उसका रीजन क्या? बोला एलिजिबल महिलाएं है ही नहीं। दूसरा कहते हैं लैक ऑफ सीनियर वुमेन कैंडिडेट्स, बोला सीनियर वुमेन कैंडिडेट है नहीं। फिर कहते हैं वुमेन नॉट वांटिंग टू बिकम जज। ये ऐसे रीजन बताए जाते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर वो ये कहते हैं ये सब क्या है, ये सब स्मॉग स्क्रीन है, बस ऊपर ऊपर से ड्रेसिंग कर दी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या इंडिया में कोई भी इतने सारे एडवोकेट्स हैं जो लेडी एडवोकेट्स हैं, क्या उनमें से एक भी योग्य नहीं है? तो इनका इस तरफ इंडिकेशन है। जस्टिफिकेशंस आर जस्ट सीन, सरफेस लेवल दिख रहा है, ये मास्किंग दिख रहा है कि भाई इंडिया की जुडिशियल सिस्टम में सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी है, मींस महिलाओं को ऊपर आने से सिस्टमैटिकली रोका जा रहा है, ये इनका यहाँ पर क्लियरली कहना है। फिर उसका एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे रोका जाता है विमेन को हायर जुडिशरी तक पहुंचने में। बोला जैसे ही कोई विमेन नॉमिनेट होती है जज बनने के लिए, उनकी बहुत ज्यादा ग्रेटर स्क्रूटनी करवाई जाती है, जबकि जो पुरुष बनते हैं, मेन बनते हैं, उनकी उतनी ज्यादा स्क्रूटनी नहीं होती, लेकिन महिलाओं की बहुत ज्यादा होती है। और कई बार ये देखा जाता है अगर किसी भी मैन को जज बनाना है तो उसके कंपैरिजन में जो मैन होते हैं, मेल होते हैं, उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट अगर वो महिला होती है तब उसको आप जो है जज बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका भी कि ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा फिर एक कॉलेजियम सिस्टम में जो है प्रॉब्लम्स बताते हैं। उनका कहना है कि जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है, वो काफी ओपेक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। ठीक है, मेल डोमिनेट हो रखा है पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम, उसमें फीमेल जजेस तो है ही नहीं, तो किसी महिला को वो ऊपर कैसे जो है जज की पोजीशन तक लेकर के जाएंगे। फिर ये कहते हैं जब कॉलेजियम से अगर महिलाओं के नेम जजेस के लिए रिकमेंड होते हैं तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट उनको कंफर्म ही करके नहीं देती। फिर ये कहते हैं कि सिंस 2029 वुमेन्स नेम वर रिकमेंडेड फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स बट 5 वर रिजेक्टेड। ठीक है, 9 नेम्स दिए थे, उसमें से 5 रिजेक्ट कर दिए 2020 से लेकर के अब तक की बात करें। कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन द जुडिशरी, ये कहते हैं अब इसका इलाज क्या है हमारे पास में। तो ये कह रहे हैं एक तो आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम 75 इयर्स हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी देयर इज अ नीड फॉर जेंडर इक्वल इन इक्वल जुडिशरी। बोला इसको सबको हमें काम करना होगा। कोर्ट्स मस्ट बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव, मींस वो ये देखें चाहे वो कास्ट का जो है रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो रिलीजियस के बेसिस, रीजन के बेसिस पर,
इक्वालिटी हो तो वैसे ही कहते हैं कि ये इक्वालिटी हमको पूरे बेंच में और बार में दोनों में ही दिखनी चाहिए, वो भी जेंडर इक्वालिटी। फिर ये कहते हैं कि अब ऐसा क्या क्या है जिसके थ्रू हम जुडिशरी में जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म कर सकते हैं। तो पहला तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओ कॉलेजियम सिस्टम में। जैसे अभी तक किसको जज बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, ये जानता है कौन? कॉलेजियम। तो ये कहते हैं कि कॉलेजियम में ऐसा सिस्टम लेकर के आओ कि जब आपको जज अपॉइंट करने हो तो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो जज बनना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन दे सकें कि एक नोटिफिकेशन आए कि जो भी जज के लिए आप अप्लाई करना चाहें आप करें, तो उसका प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह जो भी है वो उसको रखो आप। लेकिन ऐसे मत रखो कि कब किसका नाम चला गया, कब किसको जज बना दिया गया, किसी को पता ही नहीं चलता। तब पता चलता है जब उसका नाम आ जाता है। तो ये नहीं पता चलता वैकेंसी कब आई, कब जो उसका नोटिफिकेशन आया, किस किस ने अप्लाई किया। तो इसके लिए ओपन किया जाए कि लोगों को एप्लीकेशन जो एटलीस्ट उनसे लिए जाए और उसके बाद चीजें आगे। फोकस ऑन जेंडर डाइवर्सिटी, तो बोला जेंडर डाइवर्सिटी पर फोकस करना चाहिए, केवल मेल ही मेल नहीं होने चाहिए जुडिशरी में, उसके लिए भी हमें काम करना होगा। फिर ये कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वुमेन जजेस। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, किसका? जस्टिस इंदिरा बनर्जी का। जब ये जज बनी थी तो इनका इंटरव्यू वगैरह हो रहा था, तो इनसे पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, जज बन गई आप सुप्रीम कोर्ट की। तो इन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। वो ये कही थी कि देखो हम तब मानेंगे कि इंडिया में जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो गया है या वो नॉर्मल हो गया। कब? जब विमेन सुप्रीम कोर्ट की जज बने तो कोई मीडिया वाला ये ना पूछे कि ओहो महिला जज बन गई। वो ऐसे ही नॉर्मल हो जाए जैसे कि जब मेल जो होते हैं जब वो जज बनते हैं तो ये तो नहीं कहा जाता ओहो देखो भाई पुरुष जज बन गया। तो जब ये चीजें सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो जाएंगी जुडिशरी में, चाहे वो पॉलिटिक्स में या वो लीगल फील्ड में, तब माना जाएगा कि इंडिया में जेंडर इक्वालिटी है। So guys, this was the article regarding the representation of women in Indian higher judiciary specially. So कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।